एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में लो फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती एग्ज़ाम में जो मौलवादी और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे थे एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है बारी बारी से सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके देख सकते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि लाइक करने से जब भी जो है वीडियो बनेगी आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा इसमें जो पहला प्रश्न लिखा है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी की बात करेगा तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी की बात करेगा तो सचिव विधि मंत्रालय और डी की बात करेगा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो भारत सरकार का जो मुख्य विधि परामर्शदाता होता है, यानी उसको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं ना। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो करता है, जिसको हम लोग भारत का महान्यायवादी कहते हैं। और ये जो है आर्टिकल 76(1) में है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको भारत का महान्यायवादी कहते हैं, अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्य पालन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई में क्या होता है, भाग लेने के लिए क्या होता है, अधिकार होता है ना। तो ये जो है सभी न्यायालयों में क्या कर सकता है, भाग कर सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के महान्यायवादी, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में सही है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो अपने कर्तव्यों के निष्पादन में महान्यायवादी के पास भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। और ये हमारा कथन पी लिखा है। और क्यू की बात करेंगे तो क्यू जो इसमें लिखा है कि महान्यायवादी एक पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो केवल एक क्यू सही है, बी की बात करेगा न तो पी न तो क्यू सही है, सी की बात करेगा पी और क्यू दोनों, और डी की बात करेगा तो केवल पी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पी और क्यू इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अपने कर्तव्यों के निष्पादन में महान न्यायवादी के पास भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। महान न्यायवादी का पारस्परिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः कथन पी और क्यू क्या है, दोनों सही है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी और क्यू दोनों क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 1947, बी की बात करेगा 1952, और सी की बात करेगा 1949, डी की बात करेगा 1950, है ना। तो प्रथम राज्यसभा के गठन की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1952 ईस्वी में जो है प्रथम राज्यसभा का गठन किया गया था। और उस समय जो सदस्यों की संख्या थी 250 से अधिक नहीं था। ठीक है, चलिए देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जिसको हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके सदस्यों की जो संख्या है 250 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस सर्वप्रथम इसका गठन जो है 3 अप्रैल सन 1952 को हुआ था, और इसकी पहली बैठक जो है 13 मई सन 1952 को हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 190 नंबर की बात करते हैं। 190 नंबर क्या लिखा है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमाएँ कितनी है। 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है, इनमें से कोई नहीं, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी लोकसभा का आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम रहेगा तो आप लोकसभा का सदस्य जो है नहीं बन सकते हैं। ठीक है, देखिए,
संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो 25 वर्ष है तथा राज्यसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है तो 30 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना है तो 35 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के लिए पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा हो सकता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा को क्या कर सकता है तो भंग कर सकता है ना। यह अनुच्छेद जो है 85(2) ख में जो है इसको वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने के से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या कर सकता है तो इसको किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें जो लिखा है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं यानी एक वर्ष में? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। लोकसभा का सत्र जो है कम से कम एक साल में जो है 2 बार बुलाया जा सकता है। 2 से अधिक हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक में आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का समय अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार क्या करता है तो सत्र बुलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 193 की बात करेंगे तो सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक है पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पीठासीन अधिकारी इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों का क्या होता है तो अभिरक्षक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसके बारे में भी देख सकते हैं, लिखा है जो अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को यथाशीघ्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी है। लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियां और सदस्यों क्या होता है तो अभिरक्षक होते हैं। क्या होता है? अभिरक्षक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो बात करते हैं इसमें जो हमारा 194 प्रश्न जो लिखा है, इसमें जो लिखा है कि संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, संसद सदस्य को जो शपथ कौन दिलाता है तो उसका जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं राष्ट्रपति बोलते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है तो संसद के सदस्य क्या करता है शपथ दिलाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में उपबंध है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियुक्त व्यक्ति के समय तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने क्या करेगा तो हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 195 लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 1/3, बी की बात करेगा तो 1/5, सी की बात करेगा 1/11 और डी की बात करेगा 1/10। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10 इसका क्या आ जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चाहिए तो देख सकते हम लोग, लिखा है जो अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या जो होता है 1/10 होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यह सदस्य संख्या जो है आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट 196 की बात करेंगे। इसमें जो लिखा है कि संसद की कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो सदन को संसद की बहस और कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। बी की बात करेगा तो सदन को संसद के गैलरियों में गैर सदस्य अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। और इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन ए की बात करेगा तो ऑप्शन ए जो लिखा है ए और बी दोनों ही नहीं। बी की बात करेगा केवल ए, सी की बात करेगा केवल बी, डी की बात करेगा ए और बी दोनों, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। ए और बी दोनों क्या है इसका तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। संसद को दोनों सदनों के कुछ सामूहिक विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत सदन को संसद की बहस, कार्रवाई और रिपोर्ट की प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्रवाई, सही रिपोर्ट के प्रकाशन हेतु प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया है ना। आगे आगे जो इसमें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें लिखा है किंतु यह संदर्भ सदन की गुप्त बैठक के विषय में लागू नहीं है। इसी प्रकार सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। यह अपनी कार्रवाई के संचालन, कार्य के प्रबंधन हेतु नियम बना सकती है। अतः कथन ए और बी दोनों क्या है इसका, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें 197 जो प्रश्न इसमें जो लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य किस भाषा में किया जाएगा? केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, हिंदी में या अंग्रेजी में ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। या तो हिंदी में आप बात कर सकते हैं या तो अंग्रेजी में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस जो लिखा है। अनुच्छेद 120(1) संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसके अनुसार भाग 17 में जो है किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो है हिंदी में या अंग्रेजी में जो है अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की जो है अनुज्ञा दे सकेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 198। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, ऑप्शन ए की बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश जो है 80 लोकसभा सदस्य को जो है संसद में भेजता है, लोकसभा में भेजता है। ठीक है, आगे देखिए जो लिखा है इसमें, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है। बिहार में कितना है? 40 है। मध्य प्रदेश में 29 है। पश्चिम बंगाल में 42 है और उत्तर प्रदेश में कितना है? 80 है। तो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा की सीटें जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन की बात करेगा 1949, बी की बात करेगा 1952, सी की बात करेगा 1950 और डी की बात करेगा 1954 है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1952 में जो है पहली बार जो है लोकसभा अध्यक्ष का जो है चुनाव हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है 25 अक्टूबर सन 1951 से 21 फरवरी सन 1952 ईस्वी तक चला था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला जो अधिवेशन हुआ था 13 मई सन 1952 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे 200 की बात करेंगे। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का क्या होता है, तो निर्वाचन होता है। ठीक है, आगे देखिए जो लिखा है इसमें, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो है इसको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। इसमें आगे जो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? 1875 का भारतीय कानून रिपोर्ट अधिनियम, 1950 का विशेष आपराधिक न्यायालय क्षेत्राधिकार अधिनियम, और इसमें सी की बात करेंगे तो सी जो इसमें लिखा है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता। इसके उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है जो
न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को क्या करता है, तो ये नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें प्रश्न जो लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत न्यायाधिकरण को अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो अनुच्छेद 136, बी की बात करेगा अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 325, और इसमें डी की बात करेगा तो डी जो लिखा है अनुच्छेद 251, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 136 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसके बारे में देख भी सकते हैं। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश की अपील हेतु विशेष इस इजाज़त क्या कर सकेगा, तो दे सकेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें 203 की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वो कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, और सी की बात करेगा केंद्रीय जांच ब्यूरो, और इसमें डी जो हमारा लिखा है लोकायुक्त, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CAG बोलते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसके बारे में देख भी सकते हैं। इसका टीचर जो ध्यान से लिखा है इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कहते हैं, भारत सरकार के सभी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करता है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अब ये नहीं, इनके स्थान पर जो है कोई दूसरा आ गया है, ये पहले थे। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को भी समाप्त करता है। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको जो है वीडियो आप उत्तर प्रदेश के कितनी जिलों से देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग दरोगा भर्ती एग्जाम देने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।